हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित त्रिपाठी स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं पर्यावरण शिक्षण से रिलेटेड, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आपको जानकारी है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगभग 15 दिसंबर से चालू हो जाएंगे और ये एग्ज़ाम आपका 1 महीने तक चलेगा। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चनों पर बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो पुरस्कार है वो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है ऑप्शन पर्यावरण मित्र, दूसरा है पर्यावरण श्री, या तीसरा है तरु मित्र, या ऑप्शन चौथा है वृक्ष मित्र। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा, ये है आपका वृक्ष मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे बसा है? वैसे तो गंगा नदी के किनारे आपके ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं, लेकिन आपको इनमें से बताना है कि जो सबसे बड़ा है। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। कानपुर शहर जो है ये महानगर, ये आपके सबसे बड़े शहरों में आता है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। और अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि सबसे पुराना शहर है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं आता है? मतलब जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक जानवर संकटग्रस्त की श्रेणी में नहीं जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कस्तूरी मृग, दूसरा है भारतीय गैंडा, तीसरा है जंगली उल्लू और नीलगाय। तो ये आपका कस्तूरी मृग ये आपकी संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, और भारतीय गैंडा ये आपकी संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, जंगली उल्लू भी आता है। ये आपका जो नीलगाय है ये आपका संकटग्रस्त श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा, बात करते हैं संकटग्रस्त श्रेणी क्या होती है। जो रेड डाटा बुक होती है वो IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि कोई अगर प्रजाति इस धरातल पर 50 साल से ज़्यादा अगर नहीं दिखाई दी गई है तो उसे संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको राज्यों की संख्या बतानी है। इसमें केवल राज्य पूछे गए हैं, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में हमारे भारत में राज्यों की संख्या जो है वो है 28। कितना? 28। आपको अगर याद होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी थी उसको हटा दिया गया था, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 अलग राज्य बना दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि पहले 29 राज्य थे, अब वर्तमान में 28 राज्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के सापेक्ष गुजरात की राजधानी गांधीनगर की स्थिति क्या होगी? अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीटेट के पर्यावरण विषय में, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके माइंड में एक मैप का पूरा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि गुजरात की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष कहाँ पर होगी? पहला कह रहा है उत्तर पूर्व, दूसरा कह रहा है दक्षिण पूर्व, या तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व। सॉरी, ये जो आपके ये दोनों ऑप्शन एक से हो गए हैं, लेकिन इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आप देखेंगे अगर जो गांधीनगर है वो आपके पश्चिम में यहाँ हो जाएगा दिल्ली के सापेक्ष, और दिल्ली यहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर पश्चिम में हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। अच्छा, क्वेश्चन की प्रकृति समझने के लिए आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें कह रहा है कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किस प्रकार के संकेतक हैं? ऑप्शन 1 है बच्चों को क्या नहीं पता है, या ऑप्शन दूसरा है वे क्या जानना चाहते थे, या ऑप्शन तीसरा है यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था, या चौथा है आपका ऑप्शन बच्चे की याद करने की क्षमता। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये संकेतक नहीं है कि बच्चों को क्या नहीं पता है, और तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं था, या ये आपका चौथा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन जो दूसरा है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य में मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर महीना में का होता है? आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर मधुमक्खी का जो पालने का समय होता है वो अक्टूबर के महीने से दिसंबर महीने तक होता है। ये आपका बिहार राज्य है। ये आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन भी है सीटेट 2021-22 में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक ईवीएस की कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाने के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको बताना है क्या इनमें से क्या सही नहीं है। कहानी विषय वस्तु पर आधारित हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कहानी विषय वस्तु से परे हो, मतलब विषय उसकी विषय वस्तु ही कुछ ना हो? तो ये तो आपका सही जवाब नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। कहानी बच्चों के मानसिक आयु के अनुकूल होनी चाहिए। या ऑप्शन तीसरा है कहानी सुनाते समय प्रयास करना चाहिए कि कहानी छात्र के वास्तविक जीवन से जुड़ सके। या ऑप्शन चौथा कह रहा है कहानी कहने के बाद कथानक से संबंधित प्रश्न नहीं करने चाहिए। ये जो आपका ऑप्शन चौथा है कहानी कहने के बाद कथानक से संबंधित प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये जो आपका है ये आपका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्या सही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। जब आप कहानी एक सुनाएंगे कक्षा में तब आपको मूल्यांकन करना होगा कि बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है और उस कहानी के बारे में उन्हें क्या क्या याद हो पाया है। तो आप उस कहानी सुनाने के बाद में अंत में उनमें से 2-4 प्रश्न आप पूछ सकेंगे, या आप किसी जैसे नायक नायिका पर आधारित कहानी सुना रहे हैं या पर्यावरण से किसी विषय वस्तु पर कहानी सुना रहे हैं, तो उसमें से आपको प्रश्न करने होंगे कि बच्चों ने कितना ध्यान से सुना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किस जनजाति समूह के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी भेड़ बकरियों को लेकर हरे मैदान की तलाश में रहते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र समूह आप देखेंगे जैसे आपका असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये जो भारत की पहाड़ी क्षेत्र समूह हैं, और यहाँ आपके उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जो कि अपनी भेड़ बकरियों को लेकर सर्दियों के मौसम में हरे चारे की तलाश में मैदान की ओर जाते हैं और गर्मियों में ये अपना नीचे आ जाते हैं। तो इनमें से ये जो एक आपका चौथा ऑप्शन है, ये जो चांगपा जनजाति है, ठीक है, ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर हरे मैदान की तलाश में जाती है। और अगर बात करें भील की, तो ये जो भील जो जनजाति समूह है ये भारत का वर्तमान में सर्वाधिक बड़ा जनजाति समूह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस क्षेत्र में रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला था? बताना है आपको। जो रोनाल्ड रॉस हैं ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन 1 है चिकित्सा के क्षेत्र में, या ऑप्शन दूसरा है भौतिकी के क्षेत्र में, या ऑप्शन तीसरा है रसायन के क्षेत्र में, या ऑप्शन चौथा है साहित्य के क्षेत्र में। तो ये जो रोनाल्ड रॉस हैं ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिर्च का उत्पत्ति स्थान, ये जो आपका क्वेश्चन है मिर्च का उत्पत्ति स्थान, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के पर्यावरण पोर्शन में आया हुआ है। और ये जो बात की जाए 23 दिसंबर को जो पेपर हुआ था आपका ईवीएस का, उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऑप्शन पहला है दक्षिण अफ्रीका, या ऑप्शन दूसरा है मध्य एशिया, या तीसरा है उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन चौथा है दक्षिणी अमेरिका। इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या समस्या समाधान विधि के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि ये जो समस्या समाधान विधि है इसके बारे में ये जो नीचे दिए हुए कथन हैं इनके बारे में कौन सा गलत है। ऑप्शन पहला है इस विधि के माध्यम से विषय में रुचि उत्पन्न होती है। ये तो आपकी सही बात है। जब बच्चे किसी समस्या को अपने खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो उनमें रुचि तो उत्पन्न होगी ही। ये तो आपका जवाब नहीं होगा आपका। बात करते हैं दूसरा, विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं, या तीसरा है अवलोकन क्षमता का विकास होता है, या ऑप्शन चौथा है तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो समस्या समाधान विधि जो है ये आपकी सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, और अवलोकन क्षमता का विकास भी होता है, इसमें तार्किक क्षमता का विकास भी होता है बच्चों की। बात करते हैं जो ऑप्शन आपका दूसरा है विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सीखते हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि समस्या समाधान विधि में छात्रों की अहम भूमिका होती है और वे सक्रिय होकर सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ह्यूरिस्टिक, जिसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ, यह शब्द किस भाषा का है? मैं खोज करता हूँ। अगर परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ह्यूरिस्टिक शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है मैं खोज करता हूँ। यह शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन 1 है लैटिन, ऑप्शन दूसरा है ग्रीक, ऑप्शन तीसरा है चीनी, या ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये आपके आर्मस्ट्रांग द्वारा दिया गया था, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सबसे बड़ी, या कहा जाए सबसे लंबी। तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन दूसरा है रामगंगा, ऑप्शन तीसरा है घग्गर, या ऑप्शन चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा की सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी ये आपका यमुना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बताना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है अन्वेषण विधि के चरणों को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया हुआ है समस्या की पहचान, ये आपके चरण दिए हुए हैं, ये आपके नीचे, ये जो आपके दिए हुए हैं ये आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपकी 4 चरण दिए हुए हैं, समस्या की पहचान, समस्या के अवलोकन और प्रयोग, या मूल्यांकन करना, ऑप्शन चौथा है समस्या समाधान। तो सबसे पहले अन्वेषण विधि की बात की जाए तो सबसे पहले जो चरण होता है वो आपका समस्या की पहचान होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद होता है समस्या का अवलोकन और प्रयोग। जब कोई समस्या होगी सबसे पहले हम उसकी पहचान करेंगे और फिर उसके बारे में अवलोकन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में समस्या का समाधान होगा, इसके बाद में उसका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, और इसके बाद क्या मैंने बताया समस्या समाधान, चौथा, और फिर
तीसरा। तो देखना है इन नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा आपका 1 2 3 4 करके है, 1 2 4 3 करके है। सॉरी, ये यहाँ पर आपका चौथा जो आंसर है यहाँ पे मुझे करना था, ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ी चाहेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 2 4 3। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? जो भारत में आपकी स्थानांतरित खेती, या इसे जानेंगे झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये घुमक्कड़ प्रजाति के जो लोग होते हैं या जनजाति के लोग होते हैं, उनके द्वारा ये झूम खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है। किस प्रकार करते हैं ये जो अपने एक स्थायी आवास बनाकर नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए कहीं बसे, कुछ समय के लिए कहीं, तो इस प्रकार से ये स्थानांतरित खेती हो जाती है। ये जो आपकी बहुतायत प्रचलित है, ये आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र आपका है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया आपका, सिक्किम, यहाँ पे ये सर्वाधिक प्रचलित है। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हरी खाद से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है फसलों में कृत्रिम नाशक डालना, या दूसरा कह रहा है मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, या ऑप्शन तीसरा लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, या चौथा है फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो जो हरी खाद होती है वो आपका हो जाएगा इसका आंसर लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, ठीक है, उनका प्रयोग जो है वो हरी खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं भारत के किस क्षेत्र में? तो ऑप्शन एक है गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु क्षेत्र, या ऑप्शन दूसरा है गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु क्षेत्र, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है ठंडी ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में, या ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो कटीली झाड़ियाँ हैं जिन्हें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, ये आपकी पाई जाती है भारत के गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु क्षेत्र, यानी कि जो आपका राजस्थान एरिया है, ठीक है, पश्चिम वाला, यहाँ पर ये पाई जाएंगी गर्म तथा शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? ऑप्शन पहला है गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, या ऑप्शन दूसरा है पूर्वी घाट, या ऑप्शन तीसरा है पश्चिमी घाट, या ऑप्शन चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका जो आपका क्षेत्र, ये आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पर सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन एक है आपका अबू धाबी, ठीक है, UAE जिसे से बोलते हैं, और ऑप्शन दूसरा है आपका रूस, या ऑप्शन तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, या आपका ऑप्शन चौथा है राज्य। तो ये तो आप बात करें अगर 1 2 3 ऑप्शन की, ये तो देश दिए हुए हैं, और ये चौथा दिया हुआ है राजस्थान, जो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार के पेड़ होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगर इनमें से इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले रेगिस्तान ओक जो कि एक पेड़ का नाम है, ठीक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ठीक है, और इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग कितनी गुनी होती, ऐसा करके भी
क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऑप्शन में दे दिया है 30 गुनी या 20 गुनी या 25 गुनी, ठीक है, तो ये आपका 30 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से भी पूछ सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो जो झारखंड है, झारखंड सबसे पहले बात करेंगे, झारखंड की राजधानी जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी रांची, ठीक है। ऑप्शन इसमें पहला है बंगाल के पूर्व में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पश्चिम बंगाल लिखना था, जो आपका एक राज्य है जिसकी राजधानी कोलकाता है। तो कह रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या ऑप्शन दूसरा है ओडिशा के उत्तर में, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या ऑप्शन चौथा कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो ये जो झारखंड है ये आपके उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केरल जो राज्य है यह आपका समुद्री तट वाला राज्य है, ठीक है। तो इसके कौन से दो राज्य हैं जो निकटवर्ती हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हालांकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये भी तटवर्ती राज्य हैं, लेकिन ये आपके केरल के निकटवर्ती नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु से नीचे केरल है, तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा है कर्नाटक और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की आप देखें तो ये आपके गोवा के ऊपर है, ऊपर साइड है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये भी आपका नहीं होगा। या ऑप्शन चौथा कह रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ये आपका सही है, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है WWF से क्या है। यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है, जो WWF होता है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन एक है वर्ल्ड वाइड फंड, या ऑप्शन दूसरा कह रहा है वर्ल्ड वॉर फंड, या ऑप्शन तीसरा कह रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या ऑप्शन चौथा कह रहा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का पूरा नाम होता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक 5वीं कक्षा के बच्चों द्वारा उत्तर प्रदेश जो राज्य है, ठीक है, उसके भ्रमण की शैक्षिक योजना बनाई गई, ठीक है। शिक्षक होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी बच्चों से। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि उन्हें खुद में आनंद लेना चाहिए। शिक्षक को खुद में आनंद लेना चाहिए, नहीं तो ये तो गलत बात हो जाएगी। ऑप्शन दूसरा है आपका उन्हें गौर से देखना चाहिए और अन्य बच्चों एवं शिक्षक के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है बच्चों के बीच में असामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका ऑप्शन दूसरा है कि उन्हें गौर से देखते देना चाहिए और अन्य बच्चों एवं शिक्षक के साथ में जो भ्रमण के दौरान जो की गई प्राप्त जानकारी है, ठीक है, बच्चों और शिक्षक के साथ, अन्य शिक्षकों के साथ में जानकारी साझा करनी चाहिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक EVS कक्षा में अवधारणाएं समझने के लिए कहानी और कविता कहना किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। ऑप्शन पहला है पाठ सुखद और रोचक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता की देखभाल करता है। या ऑप्शन चौथा कह रहा है सही दिशा में छात्रों की ऊर्जा को लगाता है। देखिए आपका पाठ सुखद और रोचक होगा,
ठीक है, ये तो आपका सही होगा ही। और शिक्षार्थियों के बीच भाषा और संस्कृति विविधता की देखभाल करता है, ये भी सही होगा ही। लेकिन जो आपका सबसे सुटेबल इसमें आंसर है, ये आपका दिया हुआ है कि स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता को बढ़ावा देगा। इस प्रकार का जो कार्य है अवधारणाएं संबंधी, ठीक है, तो ये जो है स्थानीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण की क्षमता का विकास कराता है बच्चों में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है परियोजना विधि के जनक माने जाते हैं। कौन से जो वैज्ञानिक हैं वो परियोजना विधि के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन पहला है किलपैट्रिक, या ऑप्शन दूसरा है आर्मस्ट्रांग, या ऑप्शन तीसरा है मॉरिसन, या ऑप्शन चौथा है फ्रोवेल। जो फ्रोवेल हैं इन्हें खेल विधि का जनक माना जाता है। ठीक है, और जो आर्मस्ट्रांग हैं इन्हें ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है, या खोज विधि का जनक माना जाता है। जो परियोजना विधि है इसका जनक माना जाता है किलपैट्रिक को। ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है हाथी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, क्वेश्चनों की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, या ऑप्शन दूसरी प्रकृति होती है कि क्या सही नहीं है। तो बहुत ही क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा सूखे पत्ते खा लेता है। ठीक है, ये जो हाथी है इसे सबसे बड़ा जीव माना गया है, ठीक है, पृथ्वी पर। और जो ये जो है ये एक दिन में 100 किलोग्राम तक सूखे पत्ते खा लेता है। ये आपकी बात सही है बिल्कुल। ऑप्शन दूसरा कह रहा है सबसे बुजुर्ग हाथी है जो झुंड का नेता रहता है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा कह रहा है यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आपका बिल्कुल सही है कि 2 से 4 घंटे ही जो हाथी होता है वो एक दिन में सोता है या आराम करता है। और ऑप्शन चौथा कह रहा है 3 महीने के हाथी बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये भी हाथी के बारे में सही कथन है। लेकिन जो ऑप्शन दूसरा आपका दिया गया है कि सबसे बुजुर्ग हाथी जो है वो झुंड का नेता होता, तो ये आपका गलत जवाब है। और इसमें पूछा ही गया था कि इनमें से कौन सही नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुजुर्ग हाथी होता है, ये आपका गलत है। यहाँ पे जो बुजुर्ग हथनी होती है, ठीक है, वो आपका झुंड का नेता होती है। ठीक है, या आने वाले सीटेट के एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो 3 माह का हाथी का बच्चा होता है उसका लगभग भार कितना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रकृति है अलग अलग तरह से पूछ दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि गिजू भाई बधेका का संबंध किस राज्य से? जिस प्रकार विश्व लेवल पर फ्रोवेल जो वैज्ञानिक थे इन्होंने खेल विधि का जनक माना जाता है इन्हें, और इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी तकनीकी विधियों का प्रदर्शन किया। तो भारत में जो गिजू भाई बधेका हैं इन्होंने भी ऐसे ही बच्चों के लिए कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित थे, ये नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, केरल से नहीं, ये आपके गुजरात राज्य से संबंधित थे जिसकी राजधानी क्या है? गांधी नगर। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोरो जो है वो किस खाद्य फसल की किस्म है जो असम राज्य में भोजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन पहला है गेहूं, या ऑप्शन दूसरा है बाजरा, या ऑप्शन तीसरा है चावल, या ऑप्शन चौथा है ज्वार। देखिए, ये जो बोरो है ये आपकी गेहूं की किस्म नहीं है, बाजरा की नहीं है, और ज्वार की भी नहीं है। ठीक है, बोरो जो किस्म है ये आपकी चावल की किस्म है जो असम राज्य में सर्वाधिक भोजन के रूप में प्रयोग की जाती है। बात करें अगर चावल की, तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका भारत में पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है?
पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी है कोलकाता। ठीक है, तो आज आपके सामने इतने ही क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।